आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज होटल ताज कृष्णा में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ नाश्ते पर बैठक की। बैठक में तेलंगाना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, सरकार के मुख्य सचिव राजीव रामकृष्ण राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शेषाद्री और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव स्टीफन रविंद्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्य और केंद्र के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मूसी पुनरुद्धार, मेट्रो रेल विस्तार, गोदावरी नदी के पानी को हैदराबाद तक पहुंचाने और क्षेत्रीय रिंग रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में केंद्र सरकार की सहायता की मांग करते हुए तेलंगाना में मजबूत आर्थिक विकास की वकालत की। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जा रही एक बस एक एसिड टैंकर से टकरा गई। यह दुर्घटना महबूबाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुई। टक्कर के कारण टैंकर से धुआं निकला। दुर्घटना के समय बस में लगभग 26 यात्री सवार थे। बस चित्तूर से हैदराबाद जा रही थी। वही टक्कर के बाद बस चालक ने तुरंत यात्रियों को सूझबूझ के साथ बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में तेल टैंकर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई। दमकल की गाड़ियां भेजी गई और कर्मचारियों ने स्थिति पर काबू पाया। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आज सुबह लगभग 6:30 बजे हैदराबाद जा रही एक बस पीछे से एक टैंकर से टकरा गई। टैंकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। बस में 30 यात्री सवार थे। किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। यात्रियों के लिए एक और बस का इंतजाम किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा आज NHM कार्यालय का घेराव करने के बाद कोटी में तनाव फैल गया। NHM कर्मचारी वेतन भुगतान में देरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि उन्हें लगातार 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। एक प्रदर्शनकारी कर्मचारी NHM कार्यालय के गेट पर चढ़कर कार्यालय में घुसने की कोशिश करने लगा। कार्यालय पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इमारत में घुसने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि दूसरे राज्यों में NHM कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलता है, लेकिन तेलंगाना में सरकार उन्हें वेतन नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और उच्च अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण करने और प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत कराने के लिए और पुलिसकर्मी भेजे। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने आज ACB को फार्मूला ई मामले के संबंध में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दे दी है। तेलंगाना के पूर्व नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पर 54.88 करोड़ रुपए के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का आरोप है। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने 2 दिन पहले ही आरोप पत्र को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि 9 सितंबर को ACB ने तेलंगाना सरकार को अपनी अभियोजन रिपोर्ट सौंपी, जिसमें KTR को मुख्य आरोपी बनाया गया। फार्मूला ई मामले से जुड़े अधिकारियों से जनवरी-जुलाई 2025 तक पूछताछ की गई और इस दौरान KTR 2 बार ACB के सामने पेश हुए। KTR के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की राज्यपाल की अनुमति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए BRS विधायक हरीश राव ने इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। राव ने X पर एक पोस्ट में कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा उन आवाजों को दबाने की कोशिश करना निंदनीय है जो उन पर सवाल उठाती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी आज आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हैदराबाद के स्पेशल CBI कोर्ट में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पेश हुए। अपने नेता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बड़ी संख्या में YSRCP के कार्यकर्ता और समर्थक कोर्ट परिसर के पास जमा हुए थे। कोर्ट ने जगनमोहन रेड्डी की हाजिरी दर्ज की और उनकी याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। कोर्ट परिसर में कुछ मिनट बिताने के बाद वह लोटस पॉन्ड स्थित अपने घर लौट आए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजयवाड़ा के गन्नौरम एयरपोर्ट से एक स्पेशल विमान से शहर के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। सैकड़ों समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे YSRCP प्रमुख के समर्थन में प्लेकार्ड लिए हुए थे और नारे लगा रहे थे। जगनमोहन रेड्डी अपने लोटस पॉन्ड घर गए और वहां कुछ समय बिताने के बाद कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे। धर्मस्थल में कई महिलाओं की हत्या, उनके साथ दुष्कर्म और उन्हें दफनाने के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी SIT के आरोप पत्र दाखिल करने की संभावना की खबरों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज कहा कि सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है और इसे जमा करने का निर्णय जांच दल पर छोड़ दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि SIT बहुत जल्द
बेलथांगड़ी अदालत में आरोप पत्र दायर कर सकती है। धर्मस्थल मामले में एसआईटी के आरोप पत्र दाखिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि हमने उन्हें यानी एसआईटी को सरकार की ओर से मंजूरी दे दी है। आरोप पत्र जमा करना एसआईटी पर छोड़ दिया गया है। उन्हें यह 90 दिन के अंदर करना होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के साथ कोई जानकारी साझा की गई है, उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोप पत्र जमा करने के बाद एसआईटी सरकार के साथ जानकारी साझा करेगी। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में जो बातें हैं उन्हें सामने आने दे, उसमें क्या है यह पता चल जाएगा। चूंकि सरकार ने एसआईटी बनाई है इसलिए जानकारी हमारे साथ साझा की जाएगी। क्या आरोप पत्र की जानकारी 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में दी जाएगी और उस पर चर्चा की जाएगी। इस प्रश्न पर गृह मंत्री ने कहा कि सदन को तथ्यों से अवगत कराना होगा, जहां पहले इस मामले में चर्चा हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज कहा कि उनकी स्थिति और मजबूत हुई है और कर्नाटक में संभावित लीडरशिप बदलाव के बारे में चर्चा की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर नवंबर क्रांति जैसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने आज चामराजनगर में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। ध्यान दें कि लीडरशिप बदलाव पर चर्चा तब सामने आई है जब कांग्रेस की सरकार आज राज्य में 2.5 साल पूरे कर रही है। जब डिप्टी सीएम शिव कुमार के भाई डीके सुरेश के इस कमेंट के बारे में पूछा गया कि सिद्धरामैया जिम्मेदार हैं, वो अपनी बात रखेंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो शिव कुमार सीएम बनेंगे, तो सिद्धरामैया ने कहा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लोगों ने हमें 5 साल का जनादेश दिया है। हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिए गए भरोसे को पूरा करने पर ध्यान देंगे। वही आगे ये भी कहा गया है कि कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। नेशनल नेताओं ने कहा कि वे इस मामले पर चर्चा करेंगे और मुझे बताएंगे। कैबिनेट की 2 पोस्ट खाली है, कुल 34 सदस्य होने चाहिए। नागेंद्र और केएन राजन्ना के इस्तीफे के बाद 2 पोस्ट खाली है और फेरबदल के दौरान उन्हें भरा जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी उनके नेतृत्व में 2028 का चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने जवाब दिया चुनाव आने दो, हम देखेंगे। कर्नाटक अधिकांश जिलों में ठंड और शुष्क मौसम जारी रहेगा। साथ ही उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बादल छाए रहने की संभावना है। इसी बीच कर्नाटका में ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ते जा रहा है। स्थानीय एक दुकानदार ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ठंडी ज़्यादा है। आगे उसने ये भी कहा कि सुबह 7 बजे भी ठंड की वजह से दुकानें नहीं खुल पा रही है। 8 बजे के बाद ही धूप देखने को मिल रहा है। प्रतिवर्ष से इस वर्ष ठंडी बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है गुलबर्गा में। सुबह सुबह हम 7-7:30 बजे दुकान को आना भी मुश्किल हो गया है। धूप ही नहीं आ रहा है 8:30 के पहले, और प्रतिवर्ष से ये बार ठंडी बहुत ही ज़्यादा है। अभी 3 दिन से वार्निंग भी है क्या? 3 दिन से वार्निंग भी दिया है कि ठंडी ज़्यादा होगी, लगभग 5-6 डिग्री तक गुलबर्गा में आएंगी। इससे पहले कभी भी गुलबर्गा में इतना ठंड नहीं पड़ा। मेरा बोलना है कि सुबह सुबह लोगों को घर से निकलने का भी तकलीफ हो रहा है बाहर आने को ठंडी की वजह से। नहीं तो लोग 7:30-7 बजे गुलबर्गा में ऑलमोस्ट सभी रोड फुल हो जाते थे। अभी 8 बजे तक भी कोई भी नहीं दिख रहा है रोड पे बाहर। ये साल हर साल से ठंडी ज़्यादा है सर। धन्यवाद। कर्नाटका में बीजेपी एमएलसी सीट रवि ने कांग्रेस पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर कहा कि आज कांग्रेस में मेरिट बेस पे कैबिनेट मिनिस्टर आपको नहीं मिल सकता। इसी के साथ उन्होंने डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। बिहार चुनाव पर भी उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर ज़बरदस्त सवाल खड़े किए। ठीक है, कर्नाटक का कांग्रेस गवर्नमेंट का कैबिनेट में मेरिट के वजह से कितना लोगों को मंत्री पद मिला है? बहुत कम है। हाईकमांड को हर साल, हर महीने, हर चुनाव में हम लोगों को हफ्ता देना पड़ता है, ऐसा कांग्रेसियों ने कहा है ना। आप एक बार गोविंद राजू एमएलसी उनका डायरी देख लीजिए, किसका नाम लिखा उन्होंने लिखा है SG, RG, PG, AP मतलब अहमद पटेल, SG मतलब सोनिया गांधी, RG मतलब राहुल गांधी। कब कितना दिया है पूरा लिखा है? नहीं लिखा है, एक बार देख लीजिए। 80 राइड हुआ था ना, उस समय उनका डायरी में लिखा हुआ आंकड़ा है। वो बताता है कर्नाटक
सरकार कब कब कांग्रेस रहता है उस समय एटीएम के जैसे कांग्रेस हाईकमांड यूज करता है, उपयोग करता है। बिहार चुनाव के लिए 300 करोड़ देना पड़ता है, ऐसा कैबिनेट मीटिंग होने के बाद इनफॉर्मल मीटिंग करके सीएम ने बताया सब लोग देना। आज मेरिट के वजह से मंत्री पद कांग्रेस में नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है क्या, मिलेगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज कहा कि सिद्धारमैया और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच रोजाना की गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि 15 से 20 दिन पहले ही मैंने सुना था कि दोनों खेमों के अधिकारी जो बटे हुए हैं विधानसभा में हाथ मिला रहे थे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का अधीन कर्नाटक की यही स्थिति है, यह इस कुशासन के कारण पीड़ित है। ये पिछले 2 साल से कर्नाटका में गवर्नेंस की जी भी वहाँ देखने में नहीं मिल रहा है। रोज सीएम और डीसीएम के बीच में जो फैक्शनल फाइट हो रहा है वो इस हद तक चला है कि विधानसभा में अभी 15-20 दिन पहले सुनने में आ रहा था कि जो अधिकारी है जो इस दोनों कैंप में जुड़े हैं, डिवाइडेड है, वो हाथ हाथ मिला रहे थे। ये कर्नाटक की गवर्नेंस की स्थिति है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मुझे लगता है जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी ले उससे मतलब सीएम चेंज करना नहीं करना, इससे कर्नाटक की जनता को किसी प्रकार से लाभ नहीं होगा। कर्नाटका इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस बैड गवर्नेंस और जनता सब देख रही है, अच्छे अवसर के लिए वेट कर रहे हैं। जब भी वो मौका मिलेगा, वो 2 साल के बाद हो या उससे पहले हो, इस सरकार को कर्नाटक की जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जनता तय करेगी, देखेंगे अभी क्या निर्णय होगा, क्या होगा, इसके आधार पर जनता भी देख रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।